नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज का ये जो सेशन होने वाला है, आपका इस सेशन के अंदर हम लोग ऑनलाइन टेस्ट करने वाले हैं। आप लोग का जितना भी चैप्टर अभी तक पढ़ा दिए हैं, वो सारा चैप्टर जो है इस सेशन के अंदर है और काफ़ी बैलेंस जो है हमने इसको तैयार करा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का ये जो टेस्ट है ना, ये आप लोग का एक क्वेश्चन बैंक का एक पूरा सेट जो है ना, उसका पूरा सेट जो है 60 प्रश्न जो है उसके अंदर से हमने उठा रखा है। तो ये सभी प्रश्न आज के इस सेशन के अंदर जितना भी आपको देखने को मिलेगा, वो कंप्लीटली क्वेश्चन बैंक के अंदर से उठाया हुआ प्रश्न है। और लगभग जो आप इतना समझिए कि इस प्रश्न को है आपके परीक्षा में छपने का पूरा संभावना है। तो वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है बिना किसी संदेह का, है कि नहीं। और कोई भी डाउट अगर किसी भी प्रश्न के अंदर होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद उस समस्या का समाधान जो आपके कमेंट सेक्शन के अंदर कर दिया जाएगा। तो वीडियो में ज्यादा बात नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आए, उससे पहले एक थोड़ा सा अनुरोध है आप लोगों से कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा ताकि क्लास जब आए तब आपको इंस्टेंट उसी टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न जो है कि नहीं, पहला प्रश्न जो है हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहला सवाल जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। पहला सवाल आप लोग देखिए, आप लोग को इस सवाल को देखना है और इस सवाल का जवाब आप लोग को बताना है। इसमें पूछ रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। आपको इस जो नागरी लिपि है ना, जिस आपके चैप्टर का ही आपके पाठ का है, आप लोग का गोधली का जो भाग 2 है, उसके अंदर एक चैप्टर है नागरी लिपि शीर्षक से, उसको बताना है कि वो कौन सी विधा का है। वो साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है या फिर कहानी है। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा सकते हैं। किसके साथ जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। स्वदेशी जो पाठ है उस पाठ के रचनाकार आपको बताने हैं। हम चैप्टर इस सेशन के लास्ट में आप लोग को बता देंगे कि किस क्वेश्चन बैंक से और किस साल का ये प्रश्न है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। किसी को पता होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्या करना है आपको, आप लोग चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं कि ये किस किस साल का प्रश्न है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। कौन है भाई साहब, रामधन जी हैं, मालधनी जी हैं या फिर श्यामधन जी हैं, प्रेमगन है। तो बिल्कुल आपका जो स्वदेशी पाठ है उसके जो रचनाकार है वो कौन है, प्रेमगंज जी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। जर्मन के हैं, ब्रिटिश के हैं, फ्रांसीसी के हैं या फिर चीनी के हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, एक ऑप्शन जो है इसके लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेनर मारिया रिल्के के भाषा पूछी जा रही है कि किस भाषा के कवि हैं। तो जर्मन के हैं, ब्रिटिश के हैं, फ्रांसीसी के हैं या फिर चीनी के हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, जीत जीत मैं निखरत हूँ, ये एक पाठ है। इस पाठ की साहित्य विधा आपको बतानी है कि किस विधा की है। किसकी बतानी है, किस विधा की है, आपको ये बतानी है। किस विधा की है आपको ये बतानी है, कहानी की है या फिर रिपोर्टाज की है, फिर साक्षात्कार की है या फिर भाषण की है। तो सबको पता है कि बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज की साक्षात्कार है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। देखिए जितना सवाल आपके सामने आ रहा है ना, आप लोग याद कीजिएगा कि सारे सवाल को जो है एक बार आप लोगों के आंखों के सामने से हम ऑलरेडी गुजार चुके हैं। और सेम टू सेम हूबहू वही प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे आपको ये पता चलना चाहिए, इससे आपको क्या पता चलना चाहिए कि आप लोगों को जो भी सवाल बताया गया है ना, जो भी क्वेश्चन आप लोगों का बताया गया है, वो डायरेक्टली आपके परीक्षा में पूछे जाने की, कहाँ पूछे जाने की, आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। 100% संभावना है कि आपकी परीक्षा में हूबहू यही प्रश्न देखने को मिले, है कि नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो वो उनके, इनमें तो कोई नहीं दिया है भाई साहब। वो शंभू महाराज जो थे ना, बिरजू महाराज के चाचा थे। यहाँ पे एक ऑप्शन कोई हटा लीजिए, यहाँ पे जो भाभी लिखा है ना, तो चाचा बना लीजिए। क्या बना लीजिए, चाचा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं, चाचा थे शंभू महाराज बिरजू महाराज के। अगला सवाल देखिए, कुमार गंधर्व क्या हैं, कथाकार हैं, गीतकार हैं, शास्त्रीय गायक हैं, चित्रकार हैं।
कुमार गंधर्व की बात हो रही है कि ये कौन है, कथाकार है, गीतकार है, शास्त्रीय गायक है या फिर चित्रकार है, कौन है भाई साहब? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, शास्त्रीय गायक है। क्या है, शास्त्रीय गायक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर क्या कह सकते हैं कि एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आपको बताना है। याद कीजिए, याद कीजिए जब इसके बारे में हम आपको बताए थे, याद है कि भुला गए हैं? इसके बारे में हमने क्या किया था, ऑलरेडी पहले ही बता रखा है आपको। रोन नदी के किनारे एक शहर बसा था, उस शहर का क्या नाम था? रोन नदी के किनारे एक शहर बसा था, उसका क्या नाम था? लंदन था, लाहौर था, अविनियो था या फिर लखनऊ था? बिल्कुल, तो उसका क्या नाम था भाई साहब? अविनियो नाम था। क्या नाम था? अविनियो नाम था उस शहर का। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? कार के लिए मिला था, रश्मि रथी के लिए मिला था, द्वंद्व गीत के लिए मिला था या फिर उर्वशी के लिए मिला था? 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ये सारा प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि नहीं? इस सेशन के आगे हम बताएंगे किस चैप्टर, ये किस आप लोग का साल का प्रश्न है, किस वर्ष पूछा गया है, सारा प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो उर्वशी के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक वर्ष आमिनियों में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप या फिर राष्ट्रमंडल खेल? इस सवाल का जवाब जो है, इस सवाल का जवाब 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल, कितना नंबर सवाल? क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद कब देना है? क्लास एंड होने के बाद प्लस कम्युनिटी पे, कहाँ पे देना है? ये दोनों जगह आप इस सवाल का जवाब क्लास खत्म होने के बाद आप दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे? संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर फिरोज गांधी? आपको बताना है कि ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ये किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? किसमें रहे थे? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फटाक से आंसर दे दीजिए, हमको फटाक से बता दीजिए। देखिए, किसी तरह का कोई समस्या अगर किसी भी प्रश्न के अंदर होता है तो बिना किसी संदेह का आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बिल्कुल, वो जो थे किसके थे? 10 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट से। देखिए, जितना जल्दी जल्दी आप लोग समय का सदुपयोग करके इस प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा, जितना कम समय में, कितना समय में, कम समय में आप लोग को उत्तर देना है, उतना ही जल्दी जल्दी सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अगला सवाल देखिए, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला के द्वारा पीसी जा रही थी या फिर कौन पीस रही थी? कौन पीस रही थी? तो देखिए, वो दादी पीस रही थी, चाची पीस रही थी, दीदी पीस रही थी कि माँ पीस रही थी? तो मछली जो आप लोगों का शीर्षक का जो पार्ट है में मसाला के पीसे जाने का जिक्र किया गया है, और इसमें आपको बताना है कि किनके द्वारा वो मसाला पीसा जा रहा था। दादी के द्वारा, चाची के द्वारा, दीदी के द्वारा या फिर माता जी के द्वारा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इन लोगों के दिमाग में चल रहा है ना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या चल रहा है? ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? नसरुद्दीन नाम था, कमरुद्दीन नाम था, शमसुद्दीन नाम था या फिर अबिस्टीन नाम था? बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम आपको बताना है कि क्या नाम था उनका। बचपन का नाम आपको बताना है बिस्मिल्लाह खां जी की। तो इनके बचपन का क्या नाम था भाई साहब? कमरुद्दीन इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, जान खान किसकी रचना है? जान खान आपको बताना है कि किसकी रचना है। जान खान के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल, सुजान खान के बारे में आपको बताना है कि ये किन की रचना है। सुजान की रचना है, रसखान की रचना है, मियाँ जान की रचना है या फिर तसीर की रचना है? तो जिन लोगों ने पाठ पढ़ा होगा ना, क्या करा होगा, पाठ पाठ जो है जिन लोगों ने पढ़ा होगा, पाठ जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि ये जो है वो रसखान की है। ऑप्शन नंबर क्या है? जान रसखान।
ज्ञान रस खान इनकी रचना है, तो रस खान की रचना है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, मिल्ला खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? आप सोच के देखिए, आप याद कीजिए उस क्लास को जिस क्लास में आप लोगों से एक एक सवाल करवाया गया था, फिर भी आपको लगता है क्या कि कहीं से कोई प्रश्न जो है वो छूट जाएगा? कोई ऐसा प्रश्न जो आपको लगता हो कि छूट जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा एक भी प्रश्न जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपके क्लास से होकर के ना गुजरा हो। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना तो ईद था, ना बकरीद था, ना मिलाद था, एक मुहर्रम जो था उनके उनके शहनाई के साथ जुड़ा था, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, काशी की पाठशाला है, संस्कृति की, नृत्य की, नर्तक की या फिर वादन की? तो देखिए काशी जो है ना, काशी ये संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? संस्कृति पाठशाला है। क्या जी? संस्कृति की पाठशाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे या फिर सरदार पटेल चाहते थे? तो देखिए आपके किताब के दरमियान ना तो कहीं राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ना तो कहीं नेहरू जी हैं, ना कहीं सरदार पटेल हैं, लेकिन महात्मा गांधी चर्चा की गई है। कहाँ पे? शिक्षा और कहाँ पे की गई है? शिक्षा और संस्कृति के अंदर, शिक्षा और संस्कृति, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी के अंदर हुआ था, अमृतसर के अंदर हुआ था, जालंधर के अंदर हुआ था या फिर लुधियाना के अंदर हुआ था? सबको पता है कि गुरु नानक जी जो थे का जन्म जो है वो लाहौर के तलवंडी इलाके में हुआ था। तलवंडी गांव है कि नहीं? और जहां इनका घर था उसको नानकाना साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं? नानकाना साहेब को। सब छोटे वालों को भी आप लोग को ध्यान में रखना है, नानकाना साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। अगला सवाल देखिए, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम है? देखिए पूरे कहानी के दौरान जब आप लोगों से करवा रहे थे चैप्टर वाइज, तब उसमें हमने आपको बताया था कि ये जो दीदी है ना, संतू की दीदी, उनके प्रेमी का जिक्र कहीं नहीं हुआ है, लेकिन पिता के भाव से ऐसा पता चलता है कि नरेन जो है ना, कौन? नरेन, वो क्या है? संतु के यानी कि लेखक के, सॉरी संतु के कह लीजिए चाहे लेखक के कह लीजिए, है कि नहीं? लेखक के कह लीजिए, संतु के कह लीजिए, दीदी के कौन है? प्रेमी है। कौन? नरेन। कैसे पता चलता है? पिताजी के भाव से पता चलता है। हालांकि जो इसकी पूरी कहानी है से लिया गया है मछली, पूरी कहानी के अंदर ये स्पष्ट हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए 18 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल देखिए, शेक्सपियर शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन के हैं, संस्कृत के हैं, ग्रीक के हैं या फिर अंग्रेजी के हैं? किस भाषा के हैं? तो देखिए शेक्सपियर जो है, बताइए बताइए, शेक्सपियर जो है वो किस भाषा के हैं भाई साहब? किस भाषा के? भाषा आपको बताना है, भाषा आपको बताना है किस भाषा के है। तो बिल्कुल अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, रसूलन बाई कौन थी? वो एक कवित्री थी, वो एक कथावाचिका थी, वो एक गायिका थी या फिर नर्तकी थी? रसूलन बाई आपको बताना है कौन थी। रसूलन बाई एक और क्या नाम था उनका वो भी बताइएगा। ये दोनों बहनें जो थी वो एक गायिका थी, और इन्हीं को सुन करके जो हमारे बिरजू महाराज थे उनके अंदर संगीत के प्रति क्या हुआ? उत्पन्न हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है भाई साहब? रघुवीर सहाय, अगे, जायसी, रामविलास शर्मा। अच्छा एक चीज और आप लोग को बताएं, सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी बात सुनिए, ये जो सबसे जरूरी बात ये है
आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक है ना, जिनके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है, वो आंख बंद करके किसी भी प्रश्न के उत्तर पे भरोसा नहीं करेंगे। प्रश्न के उत्तर पर भरोसा नहीं करना है। काहे नहीं करना है? काहे से कि में से बहुत सारे सवाल का जवाब जो है वो मिसटाइप है। क्या है भाई साहब? टाइप है। तो क्वेश्चन बैंक जो लोग भी रखे हैं अच्छी बात है, लेकिन को याद करते वक्त, प्रश्नों को याद करते वक्त सब्जेक्टिव की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, है ना। केवल ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं कि अगर जो लोग उससे ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हैं, वो लोग खासा इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर लगभग हमको लगता है 5 से 7% जो है, 5 से 7% आंसर जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव का गलत देखने को मिल रहा है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रघुवीर साय, अगे जायसी या फिर रामविलास शर्मा? तो देखिए निराला की साहित्य साधना जो है, निराला की जो साहित्य साधना है, उनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। ना रघुवीर सहाय, ना गे, ना जायसी। सही कौन है भाई साहब? रामविलास शर्मा। अगला सवाल देखिए, रामायण रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में है, हिंदी में है, उर्दू में है या फिर अंग्रेजी में है? रामायण की रचना भाषा में है। रामायण की रचना किस भाषा में है बताइए? हिंदी में है, उर्दू में है, अंग्रेजी में है या फिर संस्कृत के अंदर है? भाषा में है आप लोग को बताना है। रामायण, क्या बताना है? रामायण। रामायण की भाषा आपको बताना है जिसमें यह लिखा गया है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा में है। अगला सवाल देखिए, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, ठेस, क्या नाम है भाई साहब? अमरकांत जी के कहानी उसका नाम आपको बताना है। क्या नाम है? ईदगाह है, ठेस है या फिर बहादुर है? देखिए अमरकांत जी को लिखी हुई जो रचना है कहानी वाला, वो कौन सा है भाई? बहादुर है। क्या है भाई? बहादुर है। बहादुर। क्या है भाई? बहादुर। यही ना था? तो अपने माँ की कुटाई की वजह से भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर हो गया है, इसको बहादुर बना। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में? देखिए उसके पिताजी जो थे, उसके जो बाप थे, यानी कि बहादुर के बाप बहादुर के बाप, वो कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे, डकैती में मारे गए थे, चोरी में मारे गए थे या चरवाही में मारे गए थे? बताइए। तो इनके जो पिताजी जो थे बहादुर के, लड़का था पाली गोरखा, के जो पिताजी थे वो कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध के अंदर मारे गए थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, दयनीय जीव से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? दयनीय जीव से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? दयनीय जीव से किसने पूछा था? लड़के ने पूछा था, लड़की ने पूछा था, पत्नी ने पूछा था कि नौकर ने पूछा था? किसने पूछा था? दयनीय जीव से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लड़की। यहाँ यहाँ में लिखा हुआ, इसको ने बना लीजिए, काटिए इसको, में लिखा हुआ है ना, तो ने समझिए, जहाँ में लिखा है उसको ने समझिए, मिस टाइपिंग होगी। चलिए, दयनीय जीव से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? बिल्कुल लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? आपको याद है ना, जब कहानी आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि बहादुर जो था वो भैंस चराने गया था, लेकिन धर के भैंस की या कुटाई किया, बहुत मारा उसको, और भैंस जो है वो मार खा के भागी भागी वो कहाँ चली आई थी? बहन के पास आई थी, माँ के पास आई थी, चाची के पास या भाभी के पास? किसके पास आई थी? तो बहादुर से मार खाकर भैंस जो है वो माँ के पास आई थी। किसके माँ के पास? बहादुर के माँ के पास है, बहादुर के आके पास आई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल, निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले,
अगेय पंत या फिर वत्सल, वत्सल होगा यहाँ पे, है ना, वत्सल। देखिए निबंध के लेखक जो है वो कौन है भाई साहब, निबंध के लेखक जो है वो है गुणाकर मूले, है कि नहीं, गुणाकर मूले जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, निबंध के लेखक। अगला सवाल देखिए, तार सप्तक के संवादक के प्रयोगवादी, प्रयोगवादी लिखा हुआ है ना, प्रयोगवादी तो हटाइए, यहाँ पे लिखिए प्रयोगवादी कवि, है कि नहीं, प्रयोगवादी कवि कौन थे भाई साहब, सूरदास थे, केशवदास थे, तुलसीदास थे या फिर अगेय थे। तो ये जो थे बिल्कुल यहाँ पे तार सप्तक के जो संपादक के प्रयोगवादी कवि जो थे वो कौन थे, अगेय थे। कौन थे, अगेय थे। अगला सवाल देखिए, हिरोशिमा किस देश में है, याद कीजिए। तो इस सवाल को आपके आंख के सामने से गुजारे हैं कि नहीं गुजारे हैं, चाहे अभी तक जितना भी सवाल आपके आंखों के सामने से होकर गुजरा है, कोई ऐसा सवाल आपको दिखा है कि ये सवाल जो है वो आप लोगों को नहीं बताया गया हो, ऐसा कोई सवाल नहीं था। अब तक जितना करा दिए हैं ना, वही सारा प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन है। इससे आपको ये अंदाजा लगा लेना चाहिए, बात से आपको पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि की तरफ लेकर के जाना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि आप लोगों की तैयारी जो है वो सही दिशा में जा रही है। तो किसी तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो हिरोशिमा किस देश के अंदर है भाई, तो हिरोशिमा जो है वो ना तो श्रीलंका के अंदर है, ना भूटान के अंदर है, ना नेपाल के अंदर है, वो कहाँ है, जापान के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है, याद कीजिए, याद कीजिए, दूर से ही ललकारता है, मैं जवाब देता कौन, दोस्त। क्या जवाब देता, दोस्त। तो ये किस पाठ से लिया गया है, एक वृक्ष की हत्या, स्वदेशी, भारत माता या फिर हमारी नींद। अभी थोड़ा समय पहले ही, एक दो रोज पहले ही आप लोगों को इस प्रश्न को हमने बताया था। कहाँ पे बताया था, आपका जब चैप्टर वाइज करवा रहे थे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो लोग भी अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं किया है ना, उसमें हमने प्रॉपर व्याख्या के साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया है। प्ले लिस्ट जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जा करके आप वहां से देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या से, हत्या जो पाठ है उससे लिया गया है, किस पाठ से है, एक वृक्ष, एक वृक्ष की हत्या। अगला सवाल देखिए, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं, बिहार में, असम में, उड़ीसा में या फिर बंगाल में। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब कहाँ देना है, कमेंट में देना है प्लस, प्लस कहाँ देना है, कम्युनिटी पे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि कम्युनिटी क्या है ना, कम्युनिटी क्या है, दोनों जगह देना है। कहाँ कहाँ देना है, दोनों जगह पे, कम्युनिटी के अंदर भी देना है और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर भी देना है। कहाँ कहाँ देना है, कम्युनिटी पे भी देना है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी देना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा, सवाल का जवाब को कहाँ देना है, कमेंट पे भी और कम्युनिटी पे भी। हम यहाँ पे मेंशन किए देते हैं, मेंशन कहाँ कहाँ कर देते हैं। कौन नंबर प्रश्न था, एक था आप लोग का शायद 9, 31 शायद वो प्रश्न आपको इसके अंदर और मिलेगा जो आप लोगों से हमको जानना है। चलिए अगला सवाल देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। आदर्श समाज, कौन समाज, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसका कथन है, किसने कहा था। मैक्स मुलर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिरजू महाराज ने कहा था, अगेय ने कहा था। देखिए ये जो है, ये जो शब्द जो है ना, वो आप लोग का श्रम विभाजन, है कि नहीं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया, कहाँ से लिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से लिया। तो ये जो है वो कि उसके लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर, तो उन्हीं के द्वारा कहा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सीमा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पांचों किसकी बहनें थी, की बहनें थी ये पांचों, मदन की थी, खोखा की थी, लेखक की थी या सेन साहब की थी। देखिए ये जो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये जो है वो खोखा, खोखा कौन था, लेखक का पुत्र था, यानी कि लेखक का पुत्र नहीं, सेन साहब का पुत्र था। किसका पुत्र था,
सेन साहब का पुत्र था, है कि नहीं? तो उन्हीं का ये पांचों बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, प्लेटो और कांट कांट थे महान वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक? ये देखिए, ये प्लेटो और कांट, इनके बारे में बताना है कि ये कौन थे, महान वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या फिर सैनिक थे? कौन थे भाई, कौन थे बताइए? प्लेटो और कांट थे वीर, दार्शनिक, नाविक या फिर सैनिक? तो वो जो थे, ये दोनों जो थे वो महान क्या थे, महान दार्शनिक थे। कौन थे भाई साहब, महान दार्शनिक, है कि नहीं? चलिए अगला सवाल देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की या फिर दक्षिण भारत की? सबको पता है, सबको पता है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये सभी जो हैं वो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, यानी कि साउथ इंडियन की। यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, है ना? दक्षिण भारत के लोग बड़े प्यारे होते हैं और अहंकारी बहुत कम होते हैं हम लोग के तरफ के जैसे, है ना? तो ये सभी क्या है, कहाँ के हैं, दक्षिण के हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, ओ अश्वनी ही लय बरसो कौन कहते हैं? ये रसखान कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं, घनानंद कहते हैं कि दिनकर कहते हैं? ये किनकी कविता से लिया गया है? 36 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, है कि नहीं? ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि 10th बिहार बोर्ड का हिंदी ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? 36 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, वो अश्वनी ही लय बरसो कौन कहते हैं? तो ये बिल्कुल यहाँ पे ना तो रसखान कहते हैं, ना गुरु नानक कहते हैं, ना दिनकर कहते हैं, ये कौन कहते हैं, घनानंद जी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा, किसने कहा? मगमा ने कहा, पापपति ने कहा, पापपति ने कहा, लक्ष्मी ने कहा या फिर सीता ने कहा? तो देखिए, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इसी कारण से रंजमा जो थी, ये जो कौन, मगमा की जो बहू थी, वो क्या कर रही थी, अपने बेटे को पीट रही थी। तो मगमा को देखा नहीं गया और उसको गुस्सा बहुत आया, और उसने क्या करा, अपने पतोहू से पूछा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो ये किसने कहा था, मगमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था, रंगपा था, सोमेश्वर था, राम रतन था? राम रतन कौन था भाई, लक्ष्मी का? बताइए कौन था, लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो बिल्कुल यहाँ पे ना रंजबा था, ना रंगबा था, ना रामेश्वर था, ना राम रतन था, ये कौन था, लक्ष्मण, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम के हैं, मराठी के हैं, गुजराती के हैं, फिर भोजपुरी के हैं? बताइए फटाफट से, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो देखिए यहाँ पे ना तो मलयालम के हैं, ना मराठी के हैं, ना भोजपुरी के हैं, ये जो है वो गुजराती के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने, एस रंगराजन वास्तविक नाम है कि इनका वास्तविक नाम है, सांवरदैया का नाम है, सुजाता का नाम है, श्रीनिवास का नाम है, फिर घनानंद का नाम है? तो देखिए ये जो है रंगराजन, एस रंगराजन, जो वास्तविक नाम किनका है, तो ना सांवरदैया का है, ना श्रीनिवास जी का है, ना घनानंद का है, इनका नाम है भाई, सुजाता जी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, सुजाता, एस रंगराजन, इन्हीं का वास्तविक नाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। अगला सवाल देखिए, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? छोटे डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने कहा, प्रशिक्षित डॉक्टर ने कहा, या फिर नर्स ने कहा? किसने कहा, किसने कहा, फटाक से बता दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना छोटे डॉक्टर ने कहा, ना प्रशिक्षित डॉक्टर ने कहा, ना नर्स ने कहा, लेकिन बड़े डॉक्टर साहब ने कहा कि अरे अगर कल सुबह 7 बजे ये तो कल तब तक ये मर जाएगी, मैं इस लड़की को अभी और इसी वक्त भर्ती करना चाहता हूं। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट राइट नाउ। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक सुजाता है, सावरदत्त है, श्रीनिवास है, सात कोड़ी होता है, कौन है भाई साहब? नगर शीर्षक के लेखक कौन है? एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह आपके प्रश्न के सामने खड़ा है। बताइए 42 नंबर सवाल जो है वो कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे ना तो सावरदैया जी हैं, ना श्रीनिवास है, ना हाथकोड़ी होता है, लेकिन सुजाता जी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, तीन बेटे दो वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? 43 नंबर प्रश्न, इसको नोट कीजिए आप लोग। इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको जो है आप लोगों को कमेंट के अंदर लिखना है, केवल कमेंट के अंदर आप लोग को इसको सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना है। जिनको पता होगा वो लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर इस सवाल का जवाब। अगला सवाल देखिए, नजम्मा मगमा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, सौतीन थी? ना तो सौतीन थी, ना मौसी थी, ना बेटी थी, वो उसकी पतोहू थी या बहू थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में कौन शब्द शुद्ध है? देवनागरी, देवीनागरी, देवेनागरी या फिर देवनागरी? तो देखिए में जो है आपको देखना है कि कौन सा वाला सही है। देवनागरी सही है, देवीनागरी सही है, देवेनागरी सही है या फिर देवनागरी सही है? तो सही जो है ना तो ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला, ये वाला बिल्कुल सही है, देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके साथ, अगला सवाल, हलकारे का अर्थ होता है कलाकार, संदेशवाहक, हल जोतने वाला। कौन होता है भाई साहब हलकारे? हलकारे, ठीक है। तो देखिए हलकारे का अर्थ जो होता है वो हल जोतने वाला होता है। क्या होता है? हल जोतने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर संज्ञा संधि? तो देखिए स्वर्ग संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी होता है, विसर्ग संधि भी होता है, लेकिन संज्ञा संधि जैसा कोई संधि का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, ई वर्ण है, ह्रस्व है, दीर्घ है, अंतस्थ व्यंजन है या फिर उष्ण व्यंजन है? देखिए ई जो है ना, ई आपको बताना है कि कौन सा वाला है। आपको बताना है कि कौन सा है, कौन वर्ण है ये ह्रस्व वर्ण है, दीर्घ स्वर, ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है या फिर अंतस्थ वर्ण है, सॉरी अंतस्थ व्यंजन है या फिर उष्ण व्यंजन है? तो देखिए ये ना तो ह्रस्व है, ना अंतस्थ व्यंजन है, ना उष्ण व्यंजन है, लेकिन ये एक दीर्घ स्वर है। क्या है भाई साहब? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद बताना है। उच्चारण, उच्चारण, रण, क्या जोड़ रण? बताइए 49 नंबर सवाल का जवाब। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये भी गलत है, उत्तोर चारण नहीं होगा, उच्च जोड़ रण भी नहीं होगा, ऊंचा जोड़ रण भी नहीं होगा, लेकिन उत्त जोड़ चारण ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। सात्विक का विपरीतार्थक सत्यवादी, सत्कर्म, तात्समिक या फिर साहित्य? देखिए ना तो सत्यवादी होगा, सात्विक का मतलब ही एक साधना से होती है, एक सत्य से होती है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, सात्विक, ना तो सात्विक, सात्विक का आपको विपरीतार्थ मतलब विलोम बताना है ना। क्या बताना है? विलोम या फिर क्या, क्या बताना है? विलोम बताना चाहे उल्टा बताना है? देखिए ये ना तो सत्यवादी हो, ना सत्कर्म होगा, ना साहित्य होगा, ये तात्समिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, ये कहा था कि मैं कल पटना जाऊंगा, ने कहा था कि कल मैं पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? कहा था, कहा, कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कहा कि कल मैं पटना जाऊंगा। तो देखिए सरल वाक्य तो है नहीं, मिश्र वाक्य भी नहीं है, लेकिन संयुक्त वाक्य हो सकता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं? तो देखिए, पदबंध के भेद में संज्ञा पदबंध आता है, सर्वनाम भी आता है, विशेषण भी आता है, क्रिया विशेषण भी आता है। लेकिन ये जो कर्म पदबंध है ना, ये नहीं होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये कर्म जो पदबंध है ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, समाज में दोनों पद की प्रधानता होती है, याद कीजिए। तो याद कीजिए उस दिन को जब हम बताए थे आपको, है याद करो, बतैले रहनी कि ना बतैले रहनी? समाज में दोनों पद प्रधान हो, है कि नहीं? वो ना तो द्विगु होगा, ना नहीं होगा, ना तत्पुरुष होगा, लेकिन वो द्वंद्व होगा। जैसे 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 आपको बताया था कि नहीं, माता पिता, क्या माता पिता है, भाई बहन। देखिए, जब भी कोई इस तरह का शब्द है और उसके बीच में आपको और जैसा, और या फिर या महसूस हो, और अथवा या महसूस हो, तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल देखिए, द का उच्चारण स्थान आपको बताना है। उच्चारण कीजिए, द। द कंठ से हो रहा है? नहीं। द तालु से हो रहा है? नहीं। द मूर्धा से हो रहा है? नहीं। द दंत से हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। कोई व्यंजन है उसके अंत में हलंत लग जाता है ना, ई वाला लगता है, जैसे हम इधर मान लिखे तो पूछ रहा है, तो जब ये किसी वर्ण के अंदर लगता है, सॉरी किसी व्यंजन के अंदर जब लगता है, क्या होता है, उसका मान आधा नहीं हो जाता है? जैसे हम लिख, आत्मा ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे हम आत्मा इसको स्व के नीचे जो आया ना, स्व के जो नीचे आया यही हलंत है। और ये क्या करता है, इस व्यंजन का इस मान जो है वो क्या कर देता है, कर देता है, क्या कर देता है। चलिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ना तो चौथाई होगा, ना तिहाई होगा, ना संपूर्ण होगा, इस तरह है व्याकरण के अंदर, लेकिन आधा जरूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? ना तो करण का हो सकता है, अपदान का होगा क्या? नहीं, अपदान का भी नहीं होगा, संपर्क का होगा, ये अधिकरण में पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, मैदान में सभा हो रही है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ पे सभा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन संज्ञा है। तो देखिए, ये भाववाचक तो है नहीं, जातिवाचक भी नहीं है, चूंकि वहां पे एक संगठित संख्या की बात हो रही है ना, तो वहां पे ग्रुप बन रहा है। व्यक्तिवाचक भी नहीं, किसी भी देश के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो ये समूहवाचक है, ये हो सकता है भाई आपका, है ना, सभा जो है, सभा जो क्या हो सकता है, समूहवाचक हो सकता है सभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, चंचला, चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का है, दुर्गा का है, लक्ष्मी का है, सावित्री का है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री। तो देखिए, चंचला जो शब्द है, चंचला शब्द जो है, ये लक्ष्मी जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ना, लक्ष्मी जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या है, क्योंकि चंचला इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि ये स्थिर नहीं रहती हैं। आज हमारे पास हैं, कल आपके पास होंगी, और के पास, और के पास, ऐसे ये विचलन करते रहते हैं। इनका स्वभाव जो है वो चंचल होता है, तो जैसे इनको चंचला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इस सेशन का सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके सामने आ गया है, होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, किसमें होता है? एक वचन में, बहुवचन में, वचन में। तो देखिए, होश शब्द का प्रयोग जो है वो सदैव जो है वो किस वचन में होता है? द्विवचन में होता है, होता है द्विवचन में होता है, बहुवचन में होता है, या फिर एक वचन में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। 60 नंबर प्रश्न जवाब दीजिए, बताइए फटाफट से। देखिए, इनका जो जवाब, सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
बहुवचन के क्या हो जाएगा, ये ना द्विवचन नहीं में कोई नहीं तो एक वचन नहीं होगा, लेकिन ये जो है बहुवचन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने आएगा, शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं, या तो आप उसको अभिकारी शब्द कह सकते हैं, शब्द का मतलब शब्द का रूप नहीं बदलता है, तो ना तो उसको आप संज्ञा कहेंगे, ना उसको सर्वनाम कहेंगे, ना उसको क्रिया कहेंगे, अवयव कह सकते हैं, या फिर आप अभिकारी कह सकते हैं। और अवयव ना होकर के अभिकारी भी अगर ऑप्शन में दिया गया हो, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ जो है, इसी प्रश्न के साथ जो है आज के इस सेशन को हम समाप्त करते हैं, है कि नहीं। आज के इस सेशन को क्या करते हैं, हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको ज्वाइन भी कीजिएगा। और बहुत जल्द हम व्हाट्सएप वाला चैनल भी बना रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के पास जिनके पास टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में, है कि नहीं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए सब किसी को शुभ रात्रि, सब किसी को धन्यवाद।